तो दोस्तों स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और कल की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर के बारे में, जो वायुमंडल की परतें हैं उनके बारे में। और कल हमने आपको बताया था कि हम जो ओजोन लेयर है उसके बारे में अलग से पढ़ेंगे। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं ओजोन परत के बारे में, साथ ही साथ उसके क्षरण एवं प्रभाव का, यानी उसके क्षरण से क्या प्रभाव पड़ रहा है, साथ ही साथ उसके यानी क्षरण को रोकने के लिए क्या प्रयास किए गए, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और किगाली सम्मेलन क्या है, सभी के बारे में डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें ओजोन लेयर की, तो कल भी हमने आपको इसके बारे में बताया था कि जो ओजोन लेयर है वो हमारी अल्ट्रावायलेट रेज से रक्षा करती है, यानी अल्ट्रावायलेट रेज को ये अब्जॉर्व कर लेती है सूर्य से आने वाले प्रकाश में, और फिर जो प्रकाश है वो हमारी पृथ्वी पर आता है, जो हमारे लिए लाभदायक होता है। अन्यथा जो अल्ट्रावायलेट रेज अगर पृथ्वी पर आ गई तो फिर वो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल साबित हो सकती हैं। और जो ओजोन परत है ये किस मंडल में पाई जाती है, तो समताप मंडल में पाई जाती है ओजोन लेयर। उसके अलावा बात करें अगर हम ओजोन लेयर की, तो जो यूवी रेज है इसको रिफ्लेक्ट कर देती है, यानी ऑब्जॉर्व कर लेती है और शोषण कर लेती है। अब बात आती है ओजोन क्षय के क्या कारण है, क्योंकि जो इस समय हम देख रहे हैं, यानी बहुत समय पहले से जो ओजोन लेयर है उसका धीरे धीरे क्षरण हो रहा है। और जैसे ही अगर उसका एक बड़े पैमाने पर क्षरण होता है तो फिर अल्ट्रावायलेट रेज को ये रोक नहीं पाएगी और वो फिर रेज हमारी पृथ्वी पर आएंगी जो हमारे लिए हार्मफुल होंगी। और इसीलिए हम देखेंगे कि ओजोन क्षय के क्या कारण है, यानी ओजोन लेयर का क्यों क्षरण हो रहा है। तो देखिए, सबसे जो बड़ा इसका कारण माना गया है वो माना गया है CFC गैस को, क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस को, जो कि हमारे AC हो गए, उसके अलावा रेफ्रिजरेटर हो गए यानी फ्रिज हो गए, इनसे जो निकलने वाली गैस होती है इसे हम CFC गैस कहते हैं, यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस कहते हैं। और ये किस प्रकार से इफेक्ट करती है, तो देखिए जो यूवी रेज है इसे क्लोरीन में बदल देती है। जो CFC गैस होती है अल्ट्रावायलेट रेज को क्लोरीन में बदल देती है, और जो क्लोरीन होती है OT पार्टिकल्स यानी O3 पार्टिकल्स, जो कि O3 होता है क्या, ओजोन होता है, और O3 पार्टिकल्स को ये हिट करती है, यानी इसका क्षरण करती है क्लोरीन गैस। और क्लोरीन गैस कहाँ, ऊपर जो CFC गैस है यही क्लोरीन गैस को बना देती है। उसके अलावा बात करें अगर हम, तो कार्बन मोनोऑक्साइड भी ओजोन क्षरण पदार्थ है, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड से भी ओजोन का क्षरण होता है। उसके अलावा बात करें अगर हम, तो सल्फ़र और नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड हैं उनसे भी ओजोन परत का क्षरण हो रहा है। यानी हम ये कह लें कि जो हमारे सब्सटेंस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार हैं वो कहीं ना कहीं हमारी ओजोन लेयर के लिए, ओजोन परत के क्षय होने के। अब इसका प्रभाव क्या पड़ेगा, उससे पहले हम देख लेते हैं ओजोन लेयर के बारे में। तो देखिए ये हमारी पूरी अर्थ है, और ये जो ऊपर से ये घेरा है, ये एक पूरा घेरा बना हुआ है ओजोन लेयर का, जिससे जो सूर्य से आने वाली, ये देख रहे हैं आप, सूर्य से अल्ट्रावायलेट रेज आ रही है जिसको बीच में ही रोक लिया जाता है। और देखिए यहाँ पर फिर पृथ्वी पर आती हैं वो रेज। तो यहाँ पर 3 प्रकार की अल्ट्रावायलेट रेज हैं, और क्या इनका अलग अलग प्रभाव है हम आगे आपको बताएंगे। आपको याद रखना है अल्ट्रावायलेट A यानी UVA, UVB और UVC जो ये रेज हैं इनके बारे में आपको ध्यान रखना है, और फिर हम आपको ये फिगर दिखाएंगे और इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे डिटेल में कि पराबैंगनी किरणों, यानी जो ये अलग अलग टाइप की पराबैंगनी किरणें होती हैं तो इनका क्या अलग अलग प्रभाव है। सबसे पहले हम बात करते हैं ओजोन क्षय के प्रभाव के बारे में, यानी क्या प्रभाव इसका पड़ रहा है अगर ये और भी ज़्यादा इसका क्षरण होता रहा। तो देखिए सबसे बड़ी समस्या जो यहाँ पर आएगी वो होगी स्किन कैंसर। स्किन कैंसर, क्योंकि मेलानिन कम हो जाएगा, और मेलानिन के कम होने पर यहाँ पर स्किन कैंसर जैसी समस्याएं उत्पन्न होंगी, क्योंकि अल्ट्रावायलेट रेज हमारी त्वचा के लिए बेहद ही हार्मफुल है। आप देख भी सकते हैं जो ऑस्ट्रेलिया वाला रीजन है वहाँ पर क्या होता है कि वहाँ पर जो सूर्य की किरणें हैं उनमें अल्ट्रावायलेट रेज आ जाती हैं, और जिसकी वजह से वहाँ पर स्किन कैंसर जैसी समस्याएं देखने को मिलती हैं। उसके अलावा जो ग्लोबल वार्मिंग है वो भी बढ़ेगी, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ेगा, और टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये वैश्विक तापमान को भी बढ़ा देगा। उसके अलावा बात करें अगर हम, तो चेंज इन जीन, जो अल्ट्रावायलेट रेज है बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होती है, जो कि जीन तक को चेंज कर सकती है, जिससे एक जो अलग टाइप की समस्या है वो हमको देखने को मिल सकती है। उसके अलावा जो फोटोसिंथेसिस है, यानी जो प्रकाश संश्लेषण है वो भी कम हो जाएगा, क्योंकि वो जो रेज होंगी काफ़ी हानिकारक होंगी और वो पेड़ पौधों को भी जला सकती हैं, इतनी ज़्यादा ताप उसमें होता है। और इससे क्या होगा, फिर जो फूड चेन है हमारी वो भी इनबैलेंस्ड हो जाएगी, असंतुलित हो जाएगी। तो ये कई सारे प्रभाव हैं जो कि ओजोन क्षय के प्रभाव हैं, और ये आपको याद रखने।
अब हम आगे बढ़ेंगे तो ये आप देख सकते हैं किस प्रकार से ये ओजोन लेयर है, और इसमें ओजोन लेयर वाली ये परत है और अल्ट्रावायलेट ये रेज हैं। उसके अलावा ये देखिए जो ये ओजोन होल वाला एरिया है, अभी हम पहले आपको कुछ यहाँ पर समझाएंगे, फिर हम आगे आपको बताएंगे। थोड़ा सा हम न्यू स्लाइड लगा लें। तो देखिए यहाँ पर परावैंगनी किरणें पृथ्वी पर गिरती हैं, अलग अलग क्या उनका प्रभाव है। तो देखिए जो UVA रेज हैं जिनके बारे में हमने पीछे भी देखा, ये होती हैं हमारी 400 से 350 नैनोमीटर की रेज होती है, और इनसे क्या होता है रैसेस ऑन स्किन, यानी स्किन पर रैसेस पड़ सकते हैं अगर ये अल्ट्रावायलेट रेज हमारे त्वचा पर पड़ती हैं। उसके अलावा UVB रेज ये कितनी होती हैं, ये होती हैं 350 से 280 नैनोमीटर की, और ये अगर हमारी त्वचा पर पड़ती हैं तो इससे क्या होगा स्किन कैंसर हो जाएगा, यानी ये हमारे लिए और भी घातक है। फिर आती हैं UVC रेज, और जिनकी जो हम ये कह लें ये जो तरंगें होती हैं, ये जो रेज होती हैं 280 से 110 नैनोमीटर की हैं, और इनसे क्या हो जाएगा, इनसे जो जेमिकली वेव ऑर्गेनिज्म वेरी डेंजरस ही हमारे लिए होंगी, यानी बहुत ही ज़्यादा सबसे ज़्यादा जो खतरनाक होती हैं वो होती हैं अल्ट्रावायलेट सी तरंगे। UVC रेज हमारे लिए सबसे ज़्यादा हानिकारक होती हैं, जितनी तरंगें इनकी कम होती हैं उतनी ही ज़्यादा ये हानिकारक होती हैं। अब हम इनके बारे में फिर एक बार देख लेते हैं इस फिगर के माध्यम से। देखिए ये जो UVC रेड यहाँ पर दिया हुआ है, यानी ये सबसे ज़्यादा हानिकारक है UVC रेज। उसके अलावा UVA रेज कम हानिकारक, और UVB रेज उससे ज़्यादा हानिकारक है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो फिर एक बार हम देख लेते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है कि जो हमारी मोटाई है, यानी ओजोन लेयर की जो मोटाई है वो कितनी होती है, तो ओजोन लेयर की जो मोटाई मापने की इकाई है, मोटाई मापने की जो इकाई है वो क्या है, वो होती है डाप्सन। तो ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि ओजोन लेयर की मोटाई मापने की इकाई क्या होती है, तो ये होती है डॉप्सन। और एक डॉप्सन बराबर कितना होता है 0 डिग्री सेल्सियस 1 ATM प्रेशर। तो 0.01 mm ओजोन लेयर फॉर्मेशन इससे होता है एक डॉप्सन बराबर। और अगर हम बात करें मोटाई है कितनी ओजोन लेयर की मोटाई, तो ये है लगभग 300 से 400 डॉप्सन। 300 से 400 डॉप्सन ओजोन लेयर की थिकनेस है, मोटाई है। और अगर कहीं पर मोटाई यानी किसी स्थान पर कहीं पर अगर जो मोटाई है वो 100 डॉप्सन से कम हो जाती है, 100 डॉप्सन से कम है अगर मोटाई, तो इसे ही हम कहते हैं ओजोन होल। यानी जैसा कि कई वैज्ञानिकों के द्वारा बताया गया कि ओजोन होल यहाँ पर देखा गया, अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन होल देखा गया, तो इसका यही मतलब है कि जो मोटाई है वहाँ पर वो 100 डॉप्सन से कम हो जाती है, यानी पतली हो जाती है ओजोन लेयर, और वहाँ से फिर जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं वो आने लगती हैं। इसीलिए इसे हम ओजोन होल का नाम देते हैं अगर कहीं पर जो मोटाई है 100 डॉप्सन से कम हो जाती है, क्योंकि नॉर्मली इन जनरल जो मोटाई होती है वो 300 से 400 डॉप्सन होती है ओजोन लेयर की। तो ये बात आपको इसमें याद रखनी है। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ जो प्रयास हैं वो किए गए ओजोन क्षरण के बारे में। और उससे पहले ये फिगर आप देख सकते हैं ओजोन होल इस प्रकार से, ये देखिए इतनी मोटाई है, यानी हम ये कह लें कि 300 से 400 डॉप्सन मोटाई इसकी होती है, और जहाँ पर 100 डॉप्सन से कम हो जाएगी उसे हम ओजोन होल का नाम देते हैं। आगे बढ़ते हैं और ओजोन क्षरण कम करने के लिए कुछ प्रयास किए गए, उनके बारे में हम यहाँ पर देखते हैं। तो सबसे पहले प्रयास में ये किया गया कि अगर इसी तरीके से क्षरण होता रहा तो पूरे पृथ्वीवासियों के लिए ये एक चिंता का सबब होगा। इसीलिए जो बड़े मंच थे यानी UNO है और उसके अलावा जो भी बड़े मंच हैं वो यहाँ पर आए और उन्होंने एक समझौता करने का प्रयास किया। तो ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में ये समझौता किया गया 1985 को कि हमको ओजोन का संरक्षण करना है, ओजोन लेयर के संरक्षण की आवश्यकता है। ओजोन लेयर का जो संरक्षण है वो हमको करना होगा और कारण पता लगाए गए। तो कारण जैसा कि हमने पीछे आपको बताया, CFC एक प्रमुख कारण वहाँ पर निकल कर आया ओजोन क्षरण का। और इसमें क्या हुआ 196, लगभग कहीं पर आपको 197 भी देखने को मिलेगा, तो लगभग 196 देशों ने इसमें साइन किया, इस समझौते में साइन किया कि बिल्कुल ये जो ओजोन क्षरण है एक वैश्विक समस्या है और इस पर हमको ज़रूर बात करनी चाहिए और ज़रूर इसके लिए कुछ नियम बनाने चाहिए। तो देखिए वियना में ये केवल समझौता किया गया था 1985 में, और फिर आगे क्या होता है 1987 में, तो 16 सितंबर
16 सितंबर 1987 में फिर कुछ नियम बनाए गए, कुछ नए सुझाव लाए गए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अंतर्गत। तो देखिए ये वियना समझौता का ही एक अपडेटेड रूप है, हम ये कह लें। वहाँ पर केवल बात की गई थी, फिर यहाँ पर नियम बनाए गए और कुछ चीज़ों पर यहाँ पर रोक भी लगाई गई, यानी जो पदार्थ ओजोन लेयर के लिए हानिकारक हैं उन पदार्थों पर रोक लगाने का प्रयास किया गया, यानी जो CFC है उस पर रोक लगाने का काम किया गया। फ्रियोन्स और हैलोन्स का प्रयोग कम करना होगा और इसका जो वैकल्पिक रूप निकाला गया उसमें है HCFC और HFC। दो विकल्प निकाले गए जो कि CFC की तरह काम करेंगे, वर्क HCFC करेंगे। जो HCFC यानी CFC की जगह हम HCFC का प्रयोग करें, HFC का प्रयोग करें, ऐसा वहाँ पर सुझाव दिया गया मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अंतर्गत। और 16 सितंबर 1987 को ये यहाँ पर जो सुझाव है वो दिए गए थे, यानी यहाँ पर नियम ये बनाए गए थे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अंतर्गत। और इसीलिए हर साल 16 सितंबर को क्या मनाया जाता है, ओजोन दिवस मनाया जाता है। तो ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, तो 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। और इसकी शुरुआत 1994 से की गई थी, यानी 16 सितंबर 1994 से ओजोन दिवस मनाने की परंपरा को शुरू किया गया। तो ये बात भी आपको इससे याद रखनी है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के आधार पर ही ओजोन दिवस मनाया जाता है। अब क्या होता था, ये जो HCFC है, HFC है, ये वर्क तो करता था CFC की जगह, यानी कम हानिकारक था ओजोन लेयर के लिए, बट ये क्या करता था, ये ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ा देता था। यानी जो HCFC है, HFC है, ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाता था। तो फिर ये देखा गया कि हमको ऐसे नियमों से फ़ायदा ही क्या, ऐसे विकल्प से फ़ायदा ही क्या कि एक तरफ तो हम ओजोन लेयर को बचा रहे हैं और दूसरी तरफ हम वैश्विक तापमान बढ़ा रहे हैं। तो ये हमारे लिए कोई भी लाभदायक नहीं हुआ, यानी हम ओजोन लेयर तो बचा लेंगे बट जब वैश्विक तापमान ही बढ़ जाएगा तो फिर भी इसका कोई हल नहीं है। इसीलिए इस सुधारों पर फिर आगे सुधार किया गया मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की कमियों पर, और फिर एक सम्मेलन किया जाता है रवांडा की राजधानी किगाली में, जिसे किगाली सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। और किगाली है रवांडा की राजधानी। तो रवांडा की राजधानी किगाली में एक सम्मेलन किया गया, कब, 2016 में। और फिर इसमें जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में जो कमियां रह गई थी उनका सुधार किया गया। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की कमियों में सुधार किया गया इस किगाली समझौते के अंतर्गत। और यहाँ पर बताया गया कि HCFC और HFC का जो यूज है वो हमको यहाँ पर रिड्यूस करना होगा, कम करना होगा, क्योंकि ये ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ा रहा है। फिर यहाँ पर एक और विकल्प लाया गया HFO, यानी अब जो रेफ्रिजरेटर होंगे, AC होंगे, उनमें HFO का यूज किया जाएगा, क्योंकि ये होता है असंतृप्त और ये क्षोभ मंडल में ही नष्ट हो जाता है, यानी ट्रोपोस्फीयर में ही ये नष्ट हो जाता है। और ओजोन लेयर तो पाई जाती है समताप मंडल में, तो वहाँ तक जा ही नहीं पाएगा, तो ओजोन लेयर को हानि भी नहीं पहुँचा पाएगा। तो ये एक विकल्प निकाला गया 2016 के किगाली सम्मेलन के अंतर्गत। तो ये तीन, यानी कि वियना समझौता, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और किगाली सम्मेलन इज रिलेटेड टू ओजोन लेयर के क्षय के जो प्रयास हैं उनसे रिलेटेड हैं। ये तीनों सम्मेलन आपको याद रखने, कभी नाम वाइज पूछ लिए जाए या और भी कुछ इन्फॉर्मेशन पूछ लिए जाए, अब अच्छी तरीके से आप इसे